अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूछा, मौलवी साहब क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ये अल्फाज नहीं कहे कि अगर जरीना आपके हाथ आ जाती तो आप उसके टुकड़े कर देते? हाँ, ये तो मैंने कहा है, लेकिन इसमें काफरों वाली कौन सी बात है? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मौलवी साहब खुदा ने कब वालिदैन को ये इजाज़त दी है कि वो अपनी औलाद की किसी गलती पर उसे कत्ल कर दें? हाँ, औलाद को कत्ल करने की इजाज़त तो नहीं है। वो हवंकों की तरह मुंह खोलकर मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कहा, क्या टुकड़े टुकड़े करने से इंसान कत्ल नहीं होता? वो मेरी बात का मतलब समझ गया, फ़ौरन बोला। मैं गुस्से में ऐसे अल्फाज बोल गया था। आपको ये भी मालूम होगा कि गुस्सा हराम होता है। जी हाँ जी हाँ, वो अपनी दराज दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। लेकिन आखिर गैरत भी तो कोई चीज़ होती है। उसकी अकड़ अभी पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, मौलवी साहब गैरत के नाम पर हमारे माशरे में बाज़ जाली कदरों ने जड़ पकड़ रखी है जो सरासर बेगैरती की अलामत है। वो तो ठीक है, वो कतरे कायल होते हुए बोला, लेकिन थानेदार साहब जवान लड़की का घर से भाग जाना भी तो बेइज्जती की बात है ना। ये एक अलग मसला है, मैंने कहा, लेकिन कत्ल की इजाज़त फिर भी नहीं है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हिम्मत और इस्तिताअत की हदूद में रहते हुए इस्लाम और शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करे। इसके बावजूद भी अगर औलाद उनकी बात ना समझे तो फिर उनका मामला खुदा पर छोड़ दें। औलाद को जान से मार डालना बुज़दिली और बेगैरती का मुज़ाहिरा है। ये ज़माना जahलियत की बातें, जब बेटी को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। मौलवी कुतुबुद्दीन आंखें फाड़ फाड़ कर यकटुक मुझे देख रहा था। मेरी बात ख़त्म हुई तो वो किपकिपाते हुए लहजे में गोया हुआ, आप थानेदार हैं या कोई मुल्ला मौलवी? मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं पहले एक इंसान, एक मुसलमान हूँ और बाद में थानेदार। मेरा ख्याल है जो कुछ मैंने अभी कहा वो तो हमारे दीन की इब्तिदाई बातें हैं और ये हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। इसमें मुल्ला और मौलवी की क्या बात है? आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने मज़ीद कहा, मौलवी साहब मैं ज़रीना के फ़ैल की हमायत तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा संगीन कदम उठाने के लिए आप लोगों ने उसे मजबूर किया था। आप ख़ुद को बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं समझ सकते। कुतुबुद्दीन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे पता चला है कि आपकी बेटी जैदे को दिलो जान से पसंद करती थी। जैदा भी उसे चाहता था और उसने ज़रीना का बाकायदा आपसे रिश्ता भी मांगा था। और वो मेरी बात काटते हुए बोला, लेकिन वो अहमक एक अयालदार शख्स से शादी की ख्वाहां थी, हम उसकी बात कैसे मान लेते? यहीं पर आप गलत हैं। मैंने तनबीही अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, दूसरी शादी कोई मायूब बात नहीं है, ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अगर आप ज़रीना को एक शादीशुदा शख्स से शादी की इजाज़त दे देते तो इतनी रुसवाई या जग हंसाई हरगिज़ ना होती जो उसके घर से भाग जाने से हुई होगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ज़रीना जैदे के साथ भागी थी? मौलवी कुतुबुद्दीन ने तेज़ुतुन लहजे में दरियाफ़्त किया। मैंने कहा, फ़िलहाल मैं कोई हतमी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हालात तो वाक़यात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। मगर जैदा तो 3 साल कबल लिबिया चला गया था। उसके लिबिया जाने या ना जाने का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन फ़िलहाल तो वो हमें कराची से मौसूल हुआ था। आप कहना क्या चाह रहे हैं थानेदार साहब? रिफ़त बेगम ने पूछा। मौलवी कुतुबुद्दीन ने कहा, और ये कराची से मौसूल होने वाली क्या बात है? मैंने मुख्तसरन उन्हें जैदे को पेश आने वाले हालात से आगाह किया और ये भी बता दिया कि वो अब ज़मीन ओढ़कर महमूद कोर्ट में सो रहा होगा। मेरी बात ख़त्म हुई तो रिफ़त बेगम ने पूछा, और हमारी ज़रीना का कुछ पता चला? मैंने कहा, शवाहिद और अब तक की तफ्तीश की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो ज़रीना 3 साल कबल जैदे के साथ ही गई थी, लेकिन सही सूरत हाल का अंदाज़ा कराची जाकर ही होगा। अभी तक ज़रीना का कोई सुराख नहीं मिल सका। थानेदार साहब, मौलवी कुतुबुद्दीन मुझे मुखातिब करते हुए बोला, आपने बताया कि जैदे को बाकायदा कत्ल किया गया है। क्या आपने उसके कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है? कौन है वो बदबख्त? उसी बदबख्त की तलाश में तो हम यहाँ तक पहुँचे। मैंने ज़ुमनी अंदाज में कहा। वो चीख कर बोला, आपका क्या ख्याल है? हमने जैदे के कातिल को घर में पनाह दे रखी है।
मैंने फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा, तफ्तीश की जंजीर हमें आपके दरवाजे तक ले आई है। क्राइम से ये ज़ाहिर होता है कि मकतूल आपकी बेटी ज़रीना के साथ यहाँ से फ़रार हुआ था। अब हमें उसकी लाश मिली है, इसलिए आपसे कुछ लाजमी बात है। जैदे के कातिल की गिरफ़्तारी में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो दो टोक लहजे में बोला। हम इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। वो सरासीमा लहजे में बोला, हमें तो माफ़ ही रखें जनाब, हमें किसी कत्ल के मामले में टांग फंसाने का कोई शौक़ नहीं है। हमारी बेटी घर से भाग गई, हमने उस पर फातिहा पढ़ दी। अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। आपके ख़त्म करने से यह ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता मौलवी साहब, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। आपको कानून के साथ ताउन करना पड़ेगा। हमें जो कुछ मालूम है वो हमने आपको बता दिया। अगर बाद में पता चला कि आपने हक़ाइक़ की पर्दापोशी की है तो मैं सख्ती से पेश आऊँगा, मैंने कहा। फिर आपको थाने बुलाकर पूछ-कुछ की जाएगी। क्या आप हम पर जैदे के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? उसने अजीब से लहजे में पूछा। मैंने कहा, मौलवी साहब, आप लाख बार कहें कि आपको ये बात मालूम नहीं थी कि ज़रीना जैदे के साथ घर से भागी, लेकिन मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूँगा। आपके दिल में जैदे के लिए शदीद गुस्सा और अनाद भरा हुआ था, इसलिए आप पर हमारा शक करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप भी कमाल करते हैं थानेदार साहब, रिफत बेगम ने इस्तरारी लहजे में कहा। हमें तो अभी आपकी ज़ुबानी मालूम हुआ है कि जैदे को किसी ने कत्ल कर दिया है। इससे पहले तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वक्त आने पर सब जान जाओगे, मैंने ज़ुमैनी अंदाज में कहा। मैं कराची का चक्कर लगाऊं, फिर आप लोगों से बात होगी, लेकिन याद रखो, उस वक्त मैं किसी रूह रियायत से काम नहीं लूँगा। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पूछा। 7 जनवरी को आपका बड़ा बेटा लियाकत कहाँ था? रिफत बेगम बोली, कौन से दिन? मैंने कहा, 7 जनवरी जुमेरात के दिन। वो खानीवाल में ही था, मौलवी कुतुबुद्दीन ने बताया। वो सिर्फ हफ्ते की रात को घर आता है, एक दिन छुट्टी गुजार कर वापस चला जाता है। मैंने कहा, मैं उसके कारखाने भी जाऊंगा। रिफत बेगम लज्जाजा तमेज़ लहजे में बोली, यकीन करें थानेदार साहब, जैदे के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आपके ख्याल में उसका दुश्मन कौन हो सकता है? हम क्या कह सकते हैं? कुतुबुद्दीन सहमे हुए लहजे में बोला, जनाब, इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके 2-4 दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन हम जैदे के किसी भी दुश्मन को नहीं जानते। आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। आइंदा रोज़ मैंने अपने इलाके के एसपी साहब को ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की और मज़ीद तफ्तीश के लिए उनसे कराची जाने की इजाज़त तलब की। एसपी साहब ने मेरी अब तक की कारकर्दगी को सराहा और मेरे हस्बे मंशा इजाज़त दे दी। कराची में पहले भी कई मरतबा जा चुका था, लेकिन एएसआई सिद्दीक जंजुआ के लिए ये पहला मौका था। उसे कराची देखने का बहुत शौक़ था, ताहम हम किसी तफरीही दौरे पर कराची नहीं गए थे। सबसे पहले मैंने कराची पुलिस हेड ऑफिस में हाज़िरी लगाई और इन्हें अपनी कराची आमद की गर्ज़ ख्वाहिश से आगाह किया। फिर मैं मुतल्लिका थाने पहुंचा और थाना इंचार्ज को सारी सूरत हाल बताई। मज़कूरा एसएचओ ने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाते हुए एक एएसआई को हमारे साथ लगा दिया। चनाचा जावेद उर्फ जेदा उर्फ मोहम्मद फ़ाजिल के अखबार का दफ्तर तलाश करने में हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा मतलूबा दफ्तर एक कसीरुल मंजिला इमारत की 3री मंजिल पर था। वहाँ पहुंचकर मैंने मोहम्मद फ़ाजिल खुशनवीस के बारे में इस्तफसार किया तो ऑफिस बॉय ने मुझे किताबत सेक्शन में पहुंचा दिया, जहाँ हेड कातिब इश्तियाक अहमद से मेरी मुलाकात हुई। मैंने मोहम्मद फ़ाजिल का प्रेस कार्ड उसे दिखाते हुए पूछा, ये साहब आपके साथ काम करते हैं? जी बिल्कुल, उसने इस बात में जवाब दिया। मुझे मोहम्मद फ़ाजिल के घर का पता चाहिए, मैंने कहा। आप किस सिलसिले में फ़ाजिल से मिलना चाहते हैं? इश्तियाक अहमद ने पूछा। मैंने मुनासिब समझा कि उसे सूरत हाल से आगाह कर दूँ। पूरी बात सुनने के बाद वो ख़मज़दा नजर आने लगा। मैंने इश्तियाक अहमद को ये नहीं बताया था कि मोहम्मद फ़ाजिल के नाम से उसके पास काम करने वाला शख्स दर हकीकत जावेद उर्फ जेदा था। मैंने दानिस्ता ये बात छुपाई थी। इश्तियाक अहमद ने कहा, मैंने मोहम्मद फ़ाजिल का घर तो नहीं देखा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो मंसूर कॉलोनी में कहीं रहता है। ठहरे मैं अमजद अली से पूछ कर बताता हूँ। फ़ाजिल अमजद अली के तवस्सुत ही से यहाँ नौकरी पर लगा था। फिर इश्तियाक अहमद ने दूसरे कमरे में से अमजद अली को बुला लिया। मुख्तसरन उसे मोहम्मद फ़ाजिल को पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया और कहा, तुम मलिक सफ्तर हयात साहब को फ़ाजिल के घर पहुँचाओ। बाद में पता चला अमजद अली जावेद का गिरा दोस्त था और उसके इस राज से भी वाकिफ़ था
कि वो जैदे से फासिल क्यों और किन हालात में बना था, यानी जरीना का सारा मामला उसके इल्म में था। ये जानने के बाद कि अमजद अली सूरत हाल की हकीकत से वाकिफ़ था, मेरे लिए बहुत आसानी पैदा हो गई। दफ्तर से बाहर निकलने के बाद मैंने उससे कहा, मियाँ अमजद अली, अब तो हमें फ़ौरन मंजूर कॉलोनी ले चलो। मैं आपको अपने घर वाक़या ड्रग रोड लेकर चलूँगा जनाब। वो क्यों भाई? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हम तो जैदी की बीवी जरीना से मिलने आए जो मंजूर कॉलोनी में रहती है। वाज़ेह रहे कि थोड़ी देर पहले अमजद अली ने मुझे जैदे और जरीना की शादी के बारे में बता दिया था। जैदे ने कराची पहुँचती ही जरीना से निकाह कर लिया था और अब उनका एक 2 साल का बेटा भी था जिसका नाम आतिफ था। अमजद अली ने कहा, बेशक जैदा अपनी बीवी और बच्चे के साथ मंजूर कॉलोनी में रहता था, लेकिन मियाँ चन्नू रवाना होते वक्त वो जरीना और आतिफ को आर्जी तौर पर मेरे घर छोड़ गया था ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। मेरे घर में बीवी बच्चों के अलावा मेरे वालिदैन भी रहते हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि जब जरीना जैदे को पेश आने वाले हादसे के बारे में सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। हमने मेन रोड से एक टैक्सी पकड़ी और जैदे की बातें करते हुए कुछ देर बाद ड्रग रोड अमजद अली के घर पहुँच गए। अमजद अली ने यह दानिशमंदी का सबूत दिया था कि अपने घर वालों को जैदे और जरीना के किस्से से बेखबर रखा था ताकि उन्हें किसी किस्म की सुबकी का एहसास ना हो। मैं और ऐसा ही अमजद अली के ड्राइंग रूम में बैठे थे कि उसने घर के अंदर से जरीना को बुला लिया। थोड़ी देर पहले वो हमारी खातिर तवाज़ो कर चुका था। वो बोला, मलिक साहब, यह दौनाक खबर आप खुद ही जरीना को सुनाएं, मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा। कुछ देर बाद जरीना अपने 2 साला बच्चे आतिफ के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और एक सोफे पर बैठ गई। अमजद अली एक कुर्सी पर साथ झुकाए बैठा था। ड्राइंग रूम में मुकम्मल सन्नाटा था। जरीना एक खूबसूरत औरत थी। उसे देखकर ये लगता ही नहीं था कि वो एक बच्चे की माँ होगी। वो अपनी वज़ा कता और डील डॉल से स्कूल गर्ल दिखाई देती थी। थोड़ी देर तक वो बारी बारी हम सबको देखती रही। फिर अमजद अली को मुखातिब करते हुए बोली, अमजद भाई, आपने तो कहा था कि ये लोग मुझसे मिलने आए। मैं तो इनको नहीं जानती, ये कौन है? अमजद अली ने गर्दन उठाकर मेरी जानिब देखा। मैंने खंकार कर गला साफ किया और बोला, जरीना बीबी, हम मियाँ चन्नू से आए हैं। मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है। मैं वहाँ का थानेदार हूँ। और वो मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही बोल उठी, पुलिस, मियाँ चन्नू। ये अल्फाज अदा करते हुए उसका चेहरा खौफ की आवाज का बन गया। लरज़ीदा लहजे में कहने लगी, आप यहाँ क्या लेने आए? मैंने कहा, जरीना बीबी, तुम्हारे शोर जावेद उर्फ जैदे को किसी ने कत्ल कर दिया है। मलिक सफ्तर हयात बल आखिर मकतूल की बेवा तक पहुँच गए हैं और उससे ये बुरी खबर सुना दी है। आप देखते हैं कि जरीना का क्या रद्द अमल होता है और वो इस कत्ल की तफ्तीश में किस हद तक मददगार साबित होती है। असल बात यह है कि वो ख़बर कातिल तक कैसे पहुंची कि जावेद उर्फ जैदा या मोहम्मद फाजिल अपने इलाके में वापस जा रहा था, छुट्टी लेकर बाकायदा वो वापस जा रहा था। ये ख़बर कातिल तक किसने पहुंचाई, किस तरह पहुंची, इस बात तक जब इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए तो फिर कातिल को ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा। इस बात के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।